ओके प्यारे बच्चों, तो आज हमने पढ़ना है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। नाम से क्या समझ आ रही है? ऐसा माइकोसिस यानी कि ऐसा फंगल इन्फेक्शन जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो फंगल इन्फेक्शन होगा। अब अपॉर्चुनिटी किस हवाले से है, अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जिनके अंदर उनके डिफेंसेस बिल्कुल ठीक हैं, जिनके अंदर उनके इम्यून डिफेंसेस बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, उनके यहाँ जो दूसरे वर्ड्स में कहीं जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन है ना, उनके अंदर इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये ज्यादा इन्फेक्शन किन लोगों में होते हैं? जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो कि इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। वो लोग जिनके अंदर इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या उनके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन। अब क्या है कि अगर उनके डिफेंसेस कौन कौन से इम्पेयर हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है हमारे पास? स्किन आती है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास ये वाले बैरियर्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारी दूसरे वाला इनेट इम्यूनिटी आ जाती है, और फिर हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी आ जाती है। ऐसा ही है ना? यस मैम। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि अगर स्किन इम्पेयर ना हो, और स्किन के ऊपर सिर्फ एक स्किन ही नहीं है, स्किन के ऊपर उसका नॉर्मल फ्लोरा भी बिल्कुल सही होना चाहिए। म्यूकस मेम्ब्रेन है तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और अगर किसी बॉडी साइड पे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लोरा है तो वो भी सही होना चाहिए। यही डिफेंसेस है ना हमारी बॉडी के। तो ये चीजें ठीक होनी चाहिए। अब इसमें बेसिकली 5 तरह के ऑर्गेनिज्म, 5 तरह के फंगस की जो जेनस है ना, वो ज्यादा आ रहे हैं। उनमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे अवलिन, कैंडिडा। उसके बाद क्या है इसमें? क्रिप्टोकोकस। फिर आ रहा है एस्परजिलस, म्यूकस एंड राइजोपस। नेम लाइबा ताहिर दोबारा फिर से पढ़ें। कैंडिडा, टू, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस, म्यूकस, थर्ड म्यूकस और राइजोपस। राइजोपस। अब हम इन सबके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। ये नाम 5 आपने याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है अबाउट द कैंडिडा। कैंडिडा में आपने आगे याद रखना है कि सबसे पहले कि इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के जेनरा क्या है कैंडिडा, उसके आगे इसमें डिफरेंट तरह की सिपिशी आ रही है। सिपिशी के मैं नाम अभी बोलूंगी, आपने रिपीट करना है मेरे साथ साथ। कैंडिडा एल्बिकन्स, या कैंडिडा एल्बिकन भी बोलते हैं इसको। कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा ग्लेब्रेटा, कैंडिडा ओरियस, कैंडिडा ड्यूब्लियंसिस। इसके अलावा कैंडिडा ई से क्या नाम था, एक मिनट बच्चों, वो हम आगे पढ़ लेते हैं। पैरासाइलोसिस, यस, पैरासाइलोसिस, कैंडिडा पैरासाइलोसिस और कैंडिडा ट्रोपिकैलस। नाम दोबारा बोलने लगी हूँ, दोबारा फिर से पढ़ें। कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा ग्लेब्रेटा, कैंडिडा ओरियस, कैंडिडा ड्यूब्लियंसिस, कैंडिडा पैरासाइलोसिस और कैंडिडा ट्रोपिकैलस। अब कैंडिडा एल्बिकन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉमन स्पीशी है हमारे पास। ये क्यों, कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करती है? थ्रश कॉज करती है, एसोफेगस में है एसोफेगाइटिस कॉज करेगी, वेजाइना में है तो वेजिनाइटिस कॉज करेगी। बच्चों का पेम्पर जो है उन्होंने सुसु कर दिया बीच में, और आपने उसको चेंज ही नहीं किया, और फिर उसकी वजह से उनको क्या होगा? डायपर रैश। और इसके अलावा CMC, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, इसको दूसरे वर्ड्स में कहते हैं CMC। इसके अलावा बच्चों कैंडिडा एल्बिकस हमारे पास डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन भी कोज करता है, जिसमें एंडोकार्डाइटिस, ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन, और इसके अलावा एंडोफ्थेल्माइटिस आता है। अब एंडोफ्थेल्माइटिस क्या है? आई के जो उनसे फ्लूइड है ना, उनका इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको कहते हैं एंडोफ्थेल्माइटिस। अब वो पर्सन जिनको इंट्रावेनस कैथेटर्स वगैरह लगे होते हैं, यूरिनरी कैथेटर्स वगैरह लगे होते हैं, उनके अंदर भी ये सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब कैंडिडा के साथ ही मिलता जुलता एक और भी इसका है स्पीशी, उसका नाम है कैंडिडा ग्लैब्रेटा। वो भी इसी तरह के ही डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन कोज कर रहा होता है, जैसे कि ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन हो गए, इसके अलावा हो गया एंडोथेल्माइटिस हो गया, एंडोकार्डाइटिस वगैरह। इसके अलावा बच्चों और कैंडिडा ग्लैब्रेटा एज कंपेयर टू कैंडिडा एल्बिकन ड्रग रेजिस्टेंट थोड़ा ज्यादा होता है।
लेकिन सबसे ज्यादा हाईली ड्रग रेजिस्टेंट जो सा हमारे पास पैथोजन आता है ना, वो कौन सा है? कैंडिडा ओरिस। कैंडिडा ओरिस सबसे ज्यादा हाईली पैथोजेनिक, सॉरी, सबसे ज्यादा हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कौन से वाला आ गया? कैंडिडा ओरिस। और ये भी हमारे पास क्या कोज करता है? ये हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शंस कोज करता है। अभी तक हम लोगों ने 3 का नाम पढ़ लिया है, कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा ग्लैब्रेटा और कैंडिडा ओरियस। अब हम ये देखेंगे कि कैंडिडा एल्बिकन क्या है बेसिकली, बाकी इसकी स्पीशी क्या है, कैसी कैसी नजर आती हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ओवरव्यू पढ़ा है कि ये डिजीज कौन कौन सी कोज करती हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो कैंडिडा कैसी नजर आती है? ओवल सी यीस्ट होती है। यीस्ट का तो स्ट्रक्चर आपको पता है ना, ये यीस्ट होगी ओवल सी, और साथ में इसके क्या होगा? एक छोटी सी बड निकली होती है। सही हो गया। ये क्या है हमारे पास? कैंडिडा एल्बिकन, CA लिख रही हूं मैं। सिंपली ये हमें इस तरह की नजर आ रही होती है कि ये इस तरह से करके, और साथ में इसके एक बड बनी होती है, सिंगल बड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ज्यादातर होती ही इसकी सिंगल बड है। अब कैंडिडा के बारे में आपको इसके अलावा बच्चों सूडो हाइफी का पता है आपको क्या होती है? अब हाइफी तो ये होता है कि ये एक लंबी सी स्टॉक जा रही होती है, ये एक सेप्टेट हो गया, ये इस तरह से जा रहा होता है। ये मैं क्या बना रही हूं? ट्रू हाइफी। ये न्यूक्लियस बन रहे हैं। सही हो गया। ये क्या है हमारे पास? ये ट्रू हाइफी है। लेकिन क्या होता है, मोस्ट अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो हमारे पास यीस्ट है ना, कैंडिडा एल्बिकन्स, ये इसका एक सेल था, सेल से आगे इसका एक और सेल बना, फिर उसके आगे एक और बडिंग के जरिए से एक और सेल बना। इस तरह से क्या होता है कि इलोंगेटेड सेल चल रहे होते हैं। और ये इलोंगेटेड सेल बच्चों किस तरह के नजर आ रहे होते हैं? इस हाइफी की तरह के, इस तरह के नजर आ रहे हैं ना। यस मैम। ओके, ये नजर आ रहे होते हैं हमारे पास इस तरह के, हाइफी की तरह के। इनको कहते हैं हम लोग सूडो हाइफी, इनको कहते हैं सूडो हाइफी। ज्यादातर ये किस फॉर्म में रहते हैं? ये हमारे पास यीस्ट की फॉर्म में ही रहता है, और साथ में इसके क्या होते हैं? छोटे से बड होती है। और ये रहता कहाँ पे है? कैंडिडा एल्बिकन हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है, स्किन के ऊपर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, GIT में, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, इन सारी जगहों पे रह रहा होता है। टिश्यू के अंदर मोस्टली ये सूडो हाइफी के तौर पे होता है, और अक्सर टिश्यू में जब ये इन्वेसिव फॉर्म में चला जाता है तो फिर ये ट्रू हाइफी भी बनाता है। अभी तक हम लोगों ने 3 फॉर्म पढ़ ली है इसकी। एक तो यीस्ट, बडिंग यीस्ट इस तरह वाली। नंबर 2 पे टिश्यू में हम लोगों ने कहा कि सूडो हाइफी भी बना देता है। नंबर 3 पे अगर टिश्यू इन्वेसिव फॉर्म में चला गया तो ये हमारे पास ट्रू हाइफी भी बनाता है। सही हो गया। 3 चीजें हो गई हैं। अब कैंडिडा की हम लोगों ने काफी सारी स्पीशी पढ़ी हैं, ठीक है। हम लोगों ने कितने सारे नाम पढ़े हैं कि कैंडिडा एल्बिकन है, ट्रोपिकैलिस है, ग्लैब्रेटा है, पैरासाइलोसिस है, कैंडिडा ओरियस है, और कैंडिडा क्रूसेया है। ये सारे के सारे कैंडिडा की क्या है? सब स्पीशी हैं, ये इसकी स्पीशी हैं। तो इनको आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे भाई? इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन से, डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट की, शुगर की, फर्मेंटेशन के रिएक्शन के हिसाब से। उस तरीके से हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से वाली स्पीशी की वजह से ये वाला इन्फेक्शन हुआ है। अब हम लोगों ने एक और नाम पढ़ा था, कैंडिडा ड्यूब्लियंसिस। कैंडिडा ड्यूब्लियंसिस। अब बच्चों हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है कि जैसे कैंडिडा एल्बिकन है ना, ये मोर और लेस कैंडिडा एल्बिकन जैसा ही होता है। कैंडिडा ड्यूब्लियंसिस क्या है? हमारे पास कैंडिडा एल्बिकन के ऐसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है, और इन्फेक्शन भी वैसा ही कोज कर रहा होता है जिस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इम्यूनो कंप्रोमाइज पर्सन में कैंडिडा एल्बिकन कोज कर रहा है ना, उसी तरह के ये भी कोज कर रहा होता है। क्लेमाइडोस्पोर का पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है आपको? हमने कहा था कि ये यीस्ट चल रही होती है ना, तो ये इसके टर्मिनल्स पे या साइड पे
डबल रिफ्रैक्टिंग मेम्ब्रेन होती है और थिक वॉल्ड होते हैं, और ये स्पोर्स लगे होते हैं मोटे मोटे से, थिक थिक से। इनको हम लोग क्या कहते हैं? क्लेमाइडो स्पोर्स कहते हैं। और ये स्पोर की कौन सी टाइप है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, शाबाश। ये एसेक्सुअल स्पोर बना रहे होते हैं। अब कैंडिडा एल्बिकन और एज वेल एज कैंडिडा डुब्लिनेंसिस, ये दोनों के दोनों सीपीसी बच्चों हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर्स बना रही होती हैं। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? डिफरेंशिएट करते हैं दो तरीकों से। वन ये कि कैंडिडा एल्बिकन्स 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ग्रो करता है, लेकिन डुब्लिनेंसिस जो है वो ग्रो नहीं करता। कैंडिडा एल्बिकन्स जर्म ट्यूब पॉजिटिव होता है और कैंडिडा डुब्लिनियंसिस जर्म ट्यूब नेगेटिव होता है। रिपीट करूं? यस मैम। ओके। जी मैम। हमने पढ़ा कि दो स्पीशीज हैं इसकी, कैंडिडा एल्बिकन्स और दूसरा डुब्लिनियंसिस। अब एल्बिकन और डुब्लिनियंसिस आपस में बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, इवन डिजीजेस भी को बहुत हद तक सेम है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ही हो रहा है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ ली है। तो इनको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट नंबर 1 पे ऐसा होगा कि जो दोनों क्लेमाइडोस्पोर्स भी बना रहे हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाए हैं, ये वाले क्लेमाइडोस्पोर्स। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए भाई? हम लोगों को तो जरूरत है इनको डिफरेंशिएट करना, अक्सर केसेस में जरूरत पड़ जाती है। तो कैंडिडा एल्बिगन्स 42 डिग्री पे ग्रो करता है, लेकिन जो हमारे पास डुब्लिनेंसिस है वो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करता। इसके अलावा कैंडिडा डुब्लिनेंसिस जो है वो जर्म ट्यूब नेगेटिव होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि जर्म ट्यूब क्या होती है। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जर्म ट्यूब नेगेटिव होता है और कैंडिडा एल्बिकन्स जर्म ट्यूब पॉजिटिव होता है। जी मैम। ओके, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया इतना, डिफरेंट स्पीशी के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा डिजीज के बारे में पढ़ लिया, इनकी अपीयरेंस के बारे में पढ़ लिया कि डिफरेंट जगहों पे किस तरह के नजर आएंगे। अब ट्रांसमिशन कैसे होगी भाई? सिंपली बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है तो कैसे होगी? थ्रू इन्वेजन ही होगी ना। अगर स्किन के ऊपर है तो इन्वेजन हुई, अगर लेट्स सपोज थ्रू द इंट्रावेनस कैथेटर के जरिए से या फिर फोलिक कैथेटर के जरिए से, तो उसके जरिए से इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, ब्लड स्ट्रीम का तो नॉर्मल फ्लोरा नहीं है ना। तो जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ना, वो जिस जगह पे नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे रह रहे होते हैं ना, उस जगह पे डिजीज कोज नहीं करते, लेकिन दूसरी जगह पे वो जाके डिजीज कोज करते हैं। अब जब भी किसी किस्म का ट्रॉमा होगा या किसी किस्म की इंजरी होगी, स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, ये रप्चर होंगे या किसी किस्म का इनको ट्रॉमा हुआ है, ये खराब हुई है, तो फिर ये कैंडिडा एल्बिकन इस जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाएगा और उस जगह पे जाके ट्रांसमिट होके क्या कोज करेगा? इन्फेक्शन कोज करेगा। अब हमारे पूरे जीआईटी के अंदर भी ये मौजूद होता है और विजाइना में भी मौजूद होता है। ऐसी फीमेल जिनके अंदर विजाइना में या बर्थ कैनाल में बहुत ज्यादा होता है ना, ओवर ग्रोथ की होती है कैंडिडा की, उनके जो बेबी न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनके अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो बर्थ कैनाल के जरिए से उनकी हैविली कंटेमिनेटेड, जो हैविली कोलोनाइज्ड उनका एरिया था विजाइना का, वहां से उस बेबी के अंदर पास हो जाते हैं। आगे कैथेटर्स वगैरह की और नीडल्स वगैरह की हम लोगों ने बात कर ली कि उस जरिए से भी आगे ये ट्रांसमिट होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे ना कि सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी का क्या है? स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है। अगर हमारी स्किन इंटैक्ट है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत नील है। तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत नील है। और नंबर 2 पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कैंडिडा एल्बिकन्स क्या आ रहा है हमारी बॉडी में? वो आ रहा है TH1 सेल्स। और TH1 सेल का आपको याद है क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं गैमा इंटरफिरोन्स या इंटरफिरोन गैमा। और इंटरफिरोन गैमा का बच्चों किरदार अगर आपको याद हो तो वो क्या करते हैं? वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवा रहे होते हैं। इम्यूनिटी में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो जब वो क्या कर रहे होते हैं, जब वो करवा रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवा रहे होते हैं, तो जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से किलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। वो ज्यादा अच्छे से फेगोसाइटोसिस और किलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स भी इनमें काफी इंपॉर्टेंट आते हैं।
इसका कैसे पता चला कि न्यूट्रोफिल्स भी इसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम का जो पार्ट है वो इस वाले कैंडिडा के इन्फेक्शन के अगेंस्ट कारआमद है? वो इस तरीके से पता चला कि वो पर्सन जिनके अंदर न्यूट्रोपीनिया था, जिनका न्यूट्रोफिल का लेवल कम था, उनके अंदर डिसेमिनेटेड कैंडिडा के जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर माउथ के अंदर इसकी ओवरग्रोथ हो गई है कैंडिडा की, तो वो क्या कोज करेगी? ओरल थ्रश कोज करेगी। ओरल थ्रश की अभी मैं पिक दिखाती हूँ और फिर हम उसके बारे में मजीद बात करेंगे कि वो क्या होता है। अगर विजाइना के अंदर, एक फीमेल का विजाइना है, उसके अंदर क्या है कि वहां पे ओवर ग्रोथ हो गई है, तो वो क्या कोज करेगी? वेजिनाइटिस कोज करेगी। अब ये वेजिनाइटिस किस किस वजूहात की वजह से हो सकता है? आइदर जो लैक्टोबैसिलाई कम हो गए हैं, तो एसिडिक पीएच कम हो गया है, हाई पीएच ज्यादा हो गई है, डायबिटीज का पेशेंट है या एंटीबायोटिक्स पे है पर्सन पेशेंट, तो उन केसेस में वेजिनाइटिस हो जाता है। एंटीबायोटिक्स ने क्या करना है? एंटीबायोटिक्स ने नॉर्मल फ्लोरा जो वहां का है, लैक्टोबैसिलाई, उनको कम करना है। लैक्टोबैसिलाई का काम क्या था? पीएच को कम रखना। इन्होंने लैक्टोबैसिलाई को कम कर दिया, लैक्टोबैसिलाई कम हो गई, यानी कि पीएच कम करने वाले वहां के बैक्टीरिया कम हो गए। जब पीएच कम वाले बैक्टीरिया कम हो गए तो पीएच क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। जब पीएच ज्यादा हो जाएगी तो कैंडिडा ओवर ग्रोथ कर जाएगी। ज्यादा पीएच कैंडिडा की ग्रोथ को फेवर करती है। अब हम लोगों ने बात कही थी बच्चों कि हमारी जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो हमारी बॉडी को सबसे पहले प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर स्किन को किसी किस्म का ट्रॉमा हुआ है तो भी स्किन में कैंडिडा के इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा वो पर्सन जिनकी स्किन का कोई पार्ट या जिनकी स्किन वार्म या मॉइस्ट एरिया के अंदर रह रही होती है ना, उनकी स्किन वीपिंग और रेड कलर की हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, सारी डायग्राम देखेंगे हम लोग लास्ट में कि कैसा कैसा नजर आ रहा होता है। उनकी स्किन इस तरह की हो जाती है, और पर्टिकुलरली नेल्स और फिंगर्स वगैरह है ना, वो ज्यादा आ रही होती हैं। अब आपको पता है कि सर्दियों में ज्यादा शूज पहनते हैं ना हम लोग, तो अक्सर लोगों के फिंगर्स के अंदर इंफेक्शन हो जाता है। कभी किसी ने देखा है? यस मैम। यस तो वो मैम। क्यों हो रहा होता है? वो इस वजह से कि एक तो शूज पहनने की वजह से, प्रोलॉन्ग शूज पहनने की वजह से हमारे जो हैं पाँव वो वार्म रह रहे होते हैं, और पसीना वगैरह आने की वजह से वो एरिया ज्यादा मॉइस्ट हो जाता है। उसकी वजह से सर्दियों में पाँव के इन्फेक्शन के रुझानात लोगों में ज्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा जो डिश वॉशर्स होते हैं ना, जिनका रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम ही बेचारों का डिश वॉशिंग का होता है, तो प्रोलॉन्ग पानी के अंदर रहने की वजह से उनके अंदर भी नेल्स और उनकी फिंगर्स, उनके हैंड्स के ऊपर कैंडिडा के इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवन समटाइम ऐसा होता है कि स्किन, उनके जो नेल है ना बच्चों, वो उनके नेल बड़े थिक और हो जाते हैं, और इवन वो उनके नेल्स लॉस भी हो जाते हैं, टूट के उतर भी जाते हैं। और डायपर रैश की हम लोगों ने पहले बात कर ली कि हम बात कर रहे थे कि डायपर रैश, डायपर रैश में क्या होता है कि वो बच्चे जिनका पैम्पर्स और डायपर्स वगैरह वेट हो जाते हैं, उसके बाद उनको फौरन चेंज नहीं किया जाता है, प्रोलॉन्ग वो वेट डायपर्स उनको लगे रहते हैं, तो उनके अंदर क्या है, वो एरिया भी वार्म और मॉइस्ट रहता है, जिसकी वजह से उनमें, इन बच्चों में डायपर रैश हो जाता है। अब जो सही मायना में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स हैं, ये तो हम लोगों ने बात कही ना। हम लोग ने अभी बात कही थी कि जो इनको हमारी बॉडी को महफूज कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम के क्या उसको कह सकते हैं, कंपोनेंट्स, या फिर इंटेक्ट स्किन या नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, जो डिफेंसेस हैं इम्यून सिस्टम के, अगर उनमें किसी किस्म का मसला आ रहा है तो तब ये इन्फेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर एक पर्सन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ना बच्चों, उसके अंदर डिसेमिनेटेड जो इन्फेक्शन है ना कैंडिडा के, वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और उसमें सबसे ज्यादा क्यों, हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था पीछे, सीएमसी, मैंने बोला था सीएमसी आपने याद रखना है, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। इन वाले पर्सन में क्या हो जाता है? क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। उसके अलावा हम लोगों ने बाकी नाम पढ़े थे, एंडोकार्डाइटिस पढ़ा था डिसेमिनेटेड में, और कौन कौन से पढ़े थे? एंडोफ्थेल्माइटिस पढ़ा था। इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन पढ़े थे, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़े थे। डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन में ये वाले भी इन्फेक्शंस होते हैं, एंडोकार्डाइटिस होता है, ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन होते हैं, कैंडिडीमिया होता है। इसके अलावा
एंडोथेल्माइटिस, जो हमारी आई के अंदर फ्लूइड है, इंट्राओकुलर फ्लूइड है, उनके इन्फेक्शन को कहते हैं एंडोथेल्माइटिस, वो होते हैं। इसके अलावा सीएमसी, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इन वाले पर्सन में सीएमसी होता है। अब सीएमसी क्या है? सीएमसी एक डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन है। स्किन, हमारा ओरल सारा एरिया, जेनिटल एरिया, नेल्स, ये सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। और डेफिशिएंसी इम्यूनो सप्रेशन बात की ना हमने, इम्यूनो सप्रेशन बात की, तो इम्यून सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है इसमें? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल में हम लोगों ने ऊपर बात कही थी कि TH1 सेल्स, टी सेल इम्यूनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। अब वो पर्सन जिनके अंदर इंटरल्यूकिन 17 के जीन में म्यूटेशन है, या इंटरल्यूकिन 17 के जो रिसेप्टर्स हैं उनमें म्यूटेशन है, उनमें भी सीएमसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही हो गया, वो भी सीएमसी उनको होता है। अब वो पर्सन जिनके अंदर ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन वगैरह हुई है, वो भी इम्यूनोसप्रेस होते हैं, उनके अंदर भी ये सारा कुछ हो रहा होता है। और इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेस ड्रग्स किसी और वजह से ले रहे हैं, या कोई और डिजीज उनको है और वो इम्यूनोसप्रेस है, यानी कि सारी चीज को कूजे में बंद करें, तो ये कि किसी भी वजह से इम्यूनोसप्रेशन है जो टी सेल के ऊपर मोस्टली इफेक्ट कर रही है, तो वो क्या करेगी इन द एंड? वो कैंडिडा की वजह से सीएमसी की तरफ पेशेंट चला जाएगा। इसके अलावा ड्रग अब्यूजर्स तो आपने देखे होंगे ना, ड्रग अब्यूजर्स आपने देखे होंगे, वो क्या कर रहे होते हैं? एक बंदा नीडल लगा रहा होता है, वही वाला दूसरे लगा रहा होता है, वही वाली नीडल तीसरे लगा रहा होता है, एक नीडल मिल जाए, वो 50 लोग भी बैठे होते हैं ना, 50 लगा रहे होते हैं। तो एक का इन्फेक्शन दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे करते 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 आगे से आगे फैलता रहता है। अगर एक पर्सन को एड्स है तो उस अगले जितने लोगों ने भी वो यूज किया है सुनिए, जिन सबको वो एड्स होगा। सही हो गया। तो यानी कि इम्यूनोसप्रेशन इन वाले पर्सन में बहुत ज्यादा होती है। ड्रग अब्यूजर्स, या जिनको इंट्रावेनस कैथेटर्स लगे हुए हैं, इंटरवेलिंग कैथेटर्स लगे हुए हैं, ये सारा कुछ है जिनमें उनके अंदर भी डिसेमिनेटेड कैंडिडा के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। और हम लोगों ने ऊपर नाम पढ़ लिए थे कि कौन कौन से डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन है। दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, एंडोकार्डाइटिस, एंडोथेल्माइटिस, और इसके अलावा कैंडिडीमिया, जिसका हम आम अल्फाज में कहते हैं ब्लड के कैंडिडा के इन्फेक्शंस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। अब अगर गट के अंदर मसला हो रहा है तो कैंडिडा एसोफेजाइटिस हो जाएगा। एसोफेजाइटिस में क्या होगा कि पर्सन के स्किन सॉरी उसका स्टमक, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। और न्यूट्रोपीनिया का भी हम लोगों ने देख लिया था कि जिन पर्सन के अंदर न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम होता है उनके अंदर भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन कैंडिडा की तमाम स्पीशी में सबसे ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन कोज कर रहा होता है एल्बिकन्स। और ड्रग रेजिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैंडिडा ओरिस सबसे ज्यादा हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। और इसके अलावा पैरासाइलोसिस, ग्लैबरेटा, ओरिस ट्रोपिकैलिस, ये सारे के सारे भी डिजीजेस कोज कर रहे होती हैं। और कैंडिडा की जो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन है बच्चों, वो ग्लैबरेटा भी कोज कर रहा होता है। सही हो गया। अब हम इसके पढ़ते हैं लैब डायग्नोसिस क्या है। यीस्ट जो है ये करती है एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स। कैंडिडा एल्बिकन में भी बच्चों काफी रेजिस्टेंस आती जा रही है, लेकिन मैंने बोला हाईली रेजिस्टेंट कैंडिडा ओरियस है। नहीं, मेरा मतलब है कि एंटीबायोटिक तो हम अगेंस्ट द बैक्टीरिया यूज करते हैं, तो फिर ये यीस्ट एंटी फंगल कह लें। ठीक है। फ्लैजल का नाम पता है आपको? जी मैम। फ्लैजल क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। और आपको पता है जब जिन फीमेल्स को ये लकोरिया या वेजिनाइटिस की शिकायत होती है ना, तो सबसे पहले जो काइनी के हॉस्पिटल है ना, वहां पे सबसे पहले फ्लैजल ही दी जाती है। तो इससे क्या पता चला कि एंटीबायोटिक्स भी इनके अगेंस्ट कारआमद हैं। सही हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। कोई भी पर्सन का एक्सुडेट आ गया है या टिश्यू आ गया है,
तो उसके अंदर हम लोगों को बडिंग यीस्ट नजर आ रही होगी, सूडो हाइफी नजर आ रहे होंगे, बडिंग यीस्ट नजर आ रही होगी, सूडो हाइफीज नजर आ रहे होंगे। ये क्या है बच्चों, ये सूडो हाइफी है और ये बडिंग यीस्ट है, मैंने आपको पिक भी बना के दिखाई थी। और इसके अलावा हमने कहा था कि क्लेमाइडोस्पोर्स भी नजर आ सकते हैं, वो भी हम लोगों ने बात कर ली थी। और ये यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, किसी को पता है क्या नजर आ रहे हैं? ब्लास्टोस्पोर्स हैं ये। इस वजह से बोला है कि पुराना रिकॉल हो जाए आपका। ग्राम पॉजिटिव हम लोगों को ये नजर आ रहे होते हैं, जब हम लोग सिंपली अपनी ग्राम स्टेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये भी हमें ग्राम पॉजिटिव ही नजर आते हैं, बडिंग यीस्ट या सूडो हाइफी नजर आते हैं। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट तरह की स्ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें कैल्कोफ्लोर वाइट स्ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को ये बडिंग यीस्ट और सूडो हाइफी नजर आएंगे। अगर हम इसको कल्चर करें बच्चों, तो इसकी कॉलोनीज कैसी नजर आती हैं? कभी किसी ने कैंडिडा एल्बिकन के क्लैडी के ऊपर देखे हैं? हाँ यस मैम, व्हाइट कलर की कॉलोनीज नजर आती हैं ग्लेड के ऊपर, और नॉन म्यूकॉइड होती है। जी, नॉन म्यूकोइड होती हैं, काफी हद तक स्टैफ ओरियस की तरह की, बस स्टैफ ओरियस से थोड़ा सा जी छोटी होती हैं कि बड़ी कॉलोनीज होती हैं? बड़ी होती है। जी, थोड़ी सी बड़ी होती है। और जब ज्यादा टाइम गुजर जाता है ना, तो ये ज्यादा फैलती जाती हैं, और फैलने के बाद ये अच्छी खासी बड़ी बड़ी से नजर आ रही होती हैं, और इनका कलर भी चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लैड के ऊपर। अगर स्टार्टिंग में व्हाइट होती है ना, फिर ये येलो येलो सी हो जाती हैं। जिसने देखी होगी उसको समझ आ गई होगी। इसके अलावा बच्चा हम लोगों ने बात कही थी कि जर्म ट्यूब टेस्ट। अब जर्म ट्यूब, ये कैंडिडा एल्बिकन क्या है? कैंडिडा एल्बिकन हमारे पास जर्म ट्यूब पॉजिटिव होता है। अब जर्म ट्यूब क्या है? जर्म ट्यूब एक टेस्ट है जिसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन का या एनिमल का सीरम लिया जाता है। उस सीरम के अंदर हल्का सा टच करना है आपने वाइल्ड लूप को, अच्छे से रेड हॉट करके उसको ठंडा करना है। उसके बाद आपने कैंडिडा की थोड़ी सी कॉलोनी उठानी है, हल्का सा टच करके उसको इस सीरम के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इस सीरम को 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर में रख देना है, तकरीबन 2 से 4 घंटों के लिए या 3 से 4 घंटों के लिए इंक्यूबेटर में रख देना है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा ड्रॉप लेना है और इसकी करनी है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी जब आप करेंगे ना, तो आपको जो चीज नजर आएगी वो ये होगी, ठीक है? एक सिंपल ये पेरेंट सेल था, उसके नीचे से बगैर किसी कंस्ट्रक्शन हुए सीधी एक लाइन गुजरी होती है, और ग्रोथ ऐसे हुई होती है। मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ अगर आपको समझ आ जाए। ये एक सेल था, उसके आगे यूं करके, सॉरी ये नहीं सही बना, पंजा पंजा पंजा, ओ ये हो गया। इसे कहते हैं जर्म ट्यूब, इसे कहते हैं जर्म ट्यूब। ये एक सेल जा रहा है, उसके नीचे से बिल्कुल बगैर यहाँ पे कोई किसी किस्म की कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुई है, तो सीधा नीचे जाके आउटग्रोथ हो जाती है, इसकी ग्रोथ ऐसे सीधी हो जाती है, इसको कहते हैं जर्म ट्यूब। और एक ट्रोपिकैलस जो है ना बच्चों, वो यूं करके और फिर यूं नीचे से उसकी ग्रोथ जाती है। सॉरी इतनी गंदी ड्राइंग बनाने के लिए, ये वो इस तरह का होता है। लेकिन जो हमारे पास कैंडिडा एल्बिकन है ना बच्चों, उसमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये बात समझ आ गई है? मैम कंस्ट्रक्शन किस में होती है? कैंडिडा ट्रोपिकैलस में। ओके मैम। और मोस्ट ऑफ दी जो हमारे पास ये है ना बच्चों, कैंडिडा की एल्बिकन के अलावा बाकी स्पीशी, वो इसको नेगेटिव ही होती हैं, जर्म ट्यूब नेगेटिव होती हैं वो। सही हो गया? बाकी जो कैंडिडा की हम लोगों ने नाम पढ़े थे ना, काफी सारे जो पैथोजेनिक कैंडिडा के नाम पढ़े थे कैंडिडा एल्बिकन के अलावा, वो ज्यादातर क्या है, जर्म ट्यूब नेगेटिव होती हैं। ये जर्म ट्यूब पॉजिटिव है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन जो हमारे पास ट्रोपिकैलस है ना बच्चों, वो पॉजिटिव होता है जर्म ट्यूब, लेकिन उसमें कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही होती है। कंस्ट्रिक्शन समझ रही है ना? अब यस क्लेमेडोस्पोर्स, मैम। ओके, कैंडिडा क्लेमेडोस्पोर्स बना रहा होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यूब्लिनियंसिस भी बना रहा होता है। बाकी जो है वो
क्लेमाइडोस्पोर्स नहीं बना रहे होते। और ड्यूबलिनेंसिस का हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्लेमाइडोस्पोर्स बना भी रहा है ना, तो वो 42 डिग्री पे ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन कैंडिडा ग्रो कर जाता है। इसके अलावा हम लोग इसके लिए पीसीआर रन कर सकते हैं, माल्टीटॉफ के जरिए से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जो मोलिकुलर मेथड्स है ना डिटेक्शन के, वो हम लोग यूज कर सकते हैं।